हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। और फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों की टोटल वेटेज है 20 मार्क्स आपके सीबीएसई एग्ज़ाम में। मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसमें नियर अबाउट आपका 10 to 12 मार्क्स का आएगा और नियर अबाउट 8 to 10 मार्क्स का इसमें से आता है। 8 मार्क्स से ज़्यादा तो नहीं आता है खैर फाइनेंशियल मार्केट में ज़्यादातर। तो आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसके एग्जैक्ट बाजू यूनिट है फाइनेंशियल मार्केट। समझेंगे कि ये है क्या पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट। चलिए शुरू करें। फाइनेंशियल मार्केट की सबसे पहले कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, मार्केट का वर्ड आया है फाइनेंशियल प्लस मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, मार्केट हम किसको कहेंगे? मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर हम किसी भी चीज़ की डिमांड और सप्लाई फोर्सेस को इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, वही चीज़ है अब फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ जो हैं उसको हम ट्रेड एक्सचेंज होते हुए देखते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की कंसेप्ट समझिए, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट। बिजनेस में दो तरीके, हम अगर पूरी इकोनॉमी में देखें तो दो तरीके के लोग हैं। एक जो पैसा बचा रहे हैं, एक जिनको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए। फाइनेंशियल मार्केट जो है वो उनके बीच में एक कनेक्शन का काम करती है जहाँ पर हम सेव करते हैं और वो जो पैसा है फिर वो वहाँ से इन्वेस्टर तक। हम सभी बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। अब बैंक से पैसा कहाँ जाता है, कभी सोच के देखिए। बैंक आपके पैसे पर आपको इंटरेस्ट कैसे दे पाता है? बैंक भी तो उस पैसे को कहीं यूज़ कर रहा होगा ना। नाम आता है कमर्शियल बैंक। कभी सोच के देखिए बैंक के आगे कमर्शियल वर्ड आया कहाँ से? कमर्शियल मीन्स फॉर कमर्शियल रीज़न मोस्टली, यानी कि बैंक जो पैसे का लेन देन करता है वो मेनली करता है कमर्शियल रीज़न से। बैंक मेनली बिजनेस और इंडस्ट्री की हेल्प के लिए बनाए गए थे, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे पैसे को जमा किया लोगों की सेविंग्स को और फिर आगे उसको सर्कुलेट किया बिजनेस इंडस्ट्री तक। यही काम करते हैं हमारी फाइनेंशियल मार्केट। अगर आप लोगों में से किसी ने सुना होगा, शेयर मार्केट्स के नाम कोई ऐसे नहीं है, सुना नहीं होगा कि शेयर मार्केट बढ़ रही है, गिर रही है। ये शेयर मार्केट होती क्या है? शेयर मार्केट सिंपल, जैसे आपकी गुड्स की मार्केट होती है वैसे ही वो शेयर्स की मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होती है। चलिए अब ये देखिए फाइनेंशियल मार्केट कंसेप्ट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट इन्वॉल्व्स ऑल दोज इंस्टीट्यूशन इंटरमीडियरीज दैट हेल्प इन एक्सचेंज एंड क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ और फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल एसेट्स, ये तीन वर्ड बोले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक हो गया, LIC हो गया। देखिए हर वो इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है, मेनली जो फाइनेंस में काम कर रहा है उसको हम फाइनेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर कोर फंक्शन एजुकेशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर कोर फंक्शन जो है वो फाइनेंस है। LIC क्या कर रही है? पैसा ही लेती है और पैसा ही लौटाती है। समझ के देखिए, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में हम पैसा देते रहते हैं और फिर जब भी क्लेम अराइज होता है इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को लौटाती है। बैंक क्या कर रहे हैं? कोई चीज़ तो नहीं बेच रहे हैं वो हमें। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पैसे जमा कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पोस्ट ऑफिस का भी एक काम, वो जो सिंपल है लेटर वगैरह वाला उसको छोड़ दे, पोस्ट ऑफिस भी एक काम कर रहा है। वहाँ पर भी छोटी छोटी जमाएँ जो हैं हम जमा कराते हैं, पोस्ट ऑफिस उसको फिर आगे अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देती है। ये सभी पार्ट है हमारी फाइनेंशियल मार्केट के, जहाँ पर सेवर्स अपना पैसा जमा कराते हैं और वो पैसा आखिर में इन्वेस्टर तक पहुँच जाता है। अगर फाइनेंशियल मार्केट किसी भी देश की अच्छा काम करती है, ये समझने की बात है। फाइनेंशियल मार्केट आर द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आता है, यानी कि किसी भी इकोनॉमी के आगे बढ़ने में वहाँ के फाइनेंशियल मार्केट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम बड़े देशों की केस स्टडी पढ़ें, जापान, जर्मनी या USA की, उसमें यहाँ पर उनकी डेवलपमेंट के फैक्टर निकाल कर देखिए नेट पर, एक बहुत बड़ा रीज़न आएगा उनका बैंकिंग सिस्टम और उनकी फाइनेंशियल मार्केट, कि उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से काम किया है। अच्छा, बैंक और फाइनेंशियल मार्केट कैसे किसी भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ये समझते हैं। अगर कोई भी फाइनेंशियल मार्केट
अपना एलोकेटिव फंक्शन, एलोकेट ही तो कर रहा है, पैसे इकट्ठे करके आगे उसको अच्छे इन्वेस्टर तक पहुंचाना है, वो फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म करती है, तो क्या फ़ायदा होगा? अगर हमारे बैंक, हमारी शेयर मार्केट, LIC, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अच्छे से काम करें अपने को, तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है? अगर हम अपने आप को सेवर्स की साइड पर रखें हाउस होल्ड में, तो हम लोगों के रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएंगे, हमारे बैंक हमें ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे पाएंगे हमारी डिपॉजिट्स पर, हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट पर हमें अच्छे रिटर्न्स आएंगे, रेट ऑफ रिटर्न्स बढ़ेंगे हाउस होल्ड के लिए। और दूसरी चीज़ है प्रोडक्टिविटी हायर होती जाएगी, हाईएस्ट होती चली जाएगी। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ पर जब LIC सही तरीके की जगह इन्वेस्ट कर रही है, तो जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड रखने वाला है उसको ये समझ में आता है कि जब तक वो अपने काम को बेस्ट स्केल पर नहीं लेकर जाएगा, जब तक वो उसको बहुत इम्प्रूव स्केल पर नहीं लेकर जाएगा, उसको कहीं से भी फाइनेंस अरेंज करने में दिक्कत आएगी, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। और जो काम अपना बहुत स्किलफुली कर रहा है, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली कर रहा है, उसको मार्केट में पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो यही फंक्शन होता है, एलोकेटिव फंक्शन फाइनेंशियल मार्केट ठीक तरीके से करती है, तो हमारे सेवर्स के रेट ऑफ रिटर्न और इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर हमारे बैंक्स गलत लोगों को लोन दे रहे हैं, जो लोन देने के बाद काम करते ही नहीं है, भाग जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा ना अपने एलोकेटिव फंक्शन को। बहुत सारे बिजनेसेस जो अच्छे से काम कर रहे थे, उनको लोन मिलने में परेशानी हो रही है। यहाँ पर सिर्फ वो बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी रोक दी। जब एक सही व्यक्ति को, सही बिजनेसमैन को पैसा नहीं मिला, तो सिर्फ उसको, बंदे को नुकसान नहीं हुआ है, पूरी इकोनॉमी सफ़र करती है, क्योंकि वहाँ पर वो एग्जाम्पल हो गया लोगों के लिए जो आगे काम करना चाहते होंगे। तो वो चीज़ें हैं कि एक अच्छी अगर फाइनेंशियल मार्केट है तो वो हमारी सॉल्व करती है, रेट ऑफ रिटर्न की को बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ होती है। अगर हमारा बिजनेसमैन हमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करते हुए दिख रहा है, इसका मतलब ये भी सोचा जाना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट अपना काम सही कर रही है, सही लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो हुआ कंसेप्ट में ही है, फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस क्या हैं। मार्केट के फंक्शन याद कर लीजिए, उसी से फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन जोड़कर देखिए। फाइनेंशियल मार्केट का पहला काम होता है, देखिए अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होती तो आप सोच के देखिए, हम लोगों के पास जितनी इनकम है, हम अगर उसको कंज्यूम पूरा नहीं करते, कुछ हिस्सा बचाते, और वो बचत के रूप में या तो हमारे घर के लॉकर्स में आइडली रखा होता, या फिर किसी छोटे मोटे बिजनेस में, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने हेल्प मांगी होती, रिलेटिव्स ने, हम वहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए होते, जो शायद उसका बेस्ट प्रोडक्टिव यूज़ तो नहीं है। लेकिन आज के दिन पर आपको आपके देश में फाइनेंशियल मार्केट है, बैंक्स हैं, तो वो सेविंग्स क्या हो पाई, मोबिलाइज हो पाई, यानी कि आपकी सेविंग्स को व्हील्स लगा दिए, पहिए लगा दिए फाइनेंशियल मार्केट ने, कि हम लोगों का ही पैसा कहीं पर रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्टेड है, कहीं टाटा मोटर्स में इन्वेस्टेड है, अच्छी जो कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, TCS, हमारे देश की बेस्ट कंपनीज़ के अंदर पैसा हम इन्वेस्ट कर पाए घर बैठे। तो ये हुआ सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट इनेबल सेविंग, ठीक है, टू मोबिलाइज इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़, कि जो उसका प्रोडक्टिव यूज़ तो वो जब भी हो रहा था, जब आपने किसी को पैसे दिए, उसने आपको इंटरेस्ट दे दिया, चलो उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो गया, लॉकर में रखे रहने से तो कुछ पैसा आ ही रहा है, बट दैट इज़ नॉट मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। आज के दिन फाइनेंशियल मार्केट में हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन पैसे से पैसा सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से बना रहा है, और हम अपना पैसा वहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑल थैंक्स टू फाइनेंशियल मार्केट। तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। दूसरी चीज़ है हेल्प इन डिस्कवरिंग प्राइजेस या फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। प्राइस क्या होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जहाँ इंटरेक्ट करती हैं वहीं पर प्राइस डिसाइड होते हैं, और ये डिमांड और सप्लाई को मीट करने के लिए इंटरेक्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है, ये कौन होता है, फाइनेंशियल मार्केट। सोच के देखिए, गोल्ड की अगर कोई मार्केट ही नहीं होती तो गोल्ड के प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, अगर कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होता ही नहीं डिमांड और सप्लाई के, तो चीज़ों के प्राइस डिसाइड करना तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती। लेकिन उस चीज़ की मार्केट होने का मतलब है कि डिमांड और सप्लाई आमने सामने आकर प्राइस डिसाइड करती हैं। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के प्राइस डिस्कवर करने में हेल्प हुई। लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल असेट्स, एक मार्केट है तो लिक्विडिटी है, हम गोल्ड को नेक्स्ट, मतलब हम मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लिक्विड करेंसीज जो हैं उसके बाद गोल्ड आता है एसेट्स में,
गोल्ड को क्यों हमने इतना लिक्विड मानना, क्योंकि उसकी एक रेडी मार्केट है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप सेल आउट कर सकते हो। इसी तरीके से रेडी मार्केट फाइनेंशियल होने के कारण जो हमारी फाइनेंशियल एसेट्स थी, बी इट शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, उनके लिए हमें क्या हो गई, एक मार्केट मिल गई, यानी जहाँ पर हम उनको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट इसलिए भी ज़रूरी थी ताकि हमारी फाइनेंशियल एसेट्स लिक्विड हो सकें, उनकी लिक्विडिटी बढ़ती है। और फिर है कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल मार्केट की वजह से इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचाना, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट हो गई, ये सब लगातार बड़े स्केल पर होने के कारण पर यूनिट कॉस्ट इनकी कम होती चली गई। आज के दिन शेयर मार्केट से रिलेटेड है, आपको पूरे पूरे चैनल्स दिख जाएंगे, CNBC आवाज़, NDTV बिजनेस और जी बिजनेस, तो बहुत सारे चैनल्स हैं। उसके बाद बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मैच कर सकते हो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को, बैंक की पोस्ट स्कीम्स को, पोस्ट ऑफिसेज की। ये सब कब पॉसिबल हो पाया, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि हाँ इंश्योरेंस और सस्ता हो सकता है। ये जो सारा काम किया ये बड़े स्केल पर होने के कारण अब कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मेनली तो हम इसमें समझे तो शेयर्स मार्केट के बारे में ही ज़्यादा बात हो रही है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो गया। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज की ड्यूरेशन के बेसिस पर हम फाइनेंशियल मार्केट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, कुछ भी कह लीजिए। मनी मार्केट ये वो मार्केट का पार्ट है, हमारी फाइनेंशियल मार्केट के ही दो पार्ट हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, जिसके अंदर मेनली शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज यानी कि जिनकी लिक्विडिटी पीरियड जो है विद इन 1 ईयर है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो हैं वो एक्सचेंज और ट्रेड होती हैं, ठीक है, क्रिएट और ट्रेड होती है, वो हमारी हो गई मनी मार्केट। और जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो हैं वो क्रिएट और ट्रेड हो रही हैं, वो हमारी हो गई कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या है, जिसमें हमारी फाइनेंशियल एसेट्स या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, ये सब हम बोल रहे हैं, ये हमारी क्रिएट होती हैं और ट्रेड होती हैं। सिंपल समझो, अगर हम आपको कहें कि एक शुगर मार्केट क्या है या एक गोल्ड मार्केट क्या है, ज्वेलरी मार्केट क्या है, जहाँ पर ज्वेलरी बनती है और बिकती है, सेम फाइनेंशियल मार्केट जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स या सिक्योरिटीज़ क्रिएट होती हैं और ट्रेड होती हैं, दो काम हो रहे हैं। तो जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्रिएट और ट्रेड हो रही हैं वो हो गई मनी मार्केट, जहाँ पर हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्रिएट और ट्रेड हो रही है वो हो गई कैपिटल मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट ये दोनों कैपिटल मार्केट के पार्ट है। इसको एक बार फिर से समझ लो। सबसे ऊपर है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो टाइप है, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। कैपिटल तो वर्ड ही लॉन्ग रन के लिए होता है, मनी मार्केट शॉर्ट रन। कैपिटल मार्केट के आगे फिर से दो रन हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। सबसे ऊपर FM है, CM, MUM मनी मार्केट। CM के फिर दो पार्ट याद कर लीजिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का जो अगर मेन डिफरेंस है तो वो यह है ड्यूरेशन ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो दोनों की अलग अलग है। इसमें लॉन्ग टर्म और इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज ट्रेड होती हैं। इसके सिवाय एक तो ड्यूरेशन है, एक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, टाइप्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी। ये हम आगे डिटेल से कर रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं कैपिटल और मनी मार्केट। जो मैं बार बार नाम बोल रही हूँ, शेयर्स के, डिबेंचर्स के, बॉन्ड्स के, ये सब हैं हमारी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स भी करते हैं, पहले इन दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है? मनी मार्केट में सबसे पहले कैपिटल डिफरेंस है पार्टिसिपेंट्स का। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है मनी मार्केट के अंदर? आपकी गवर्नमेंट, RBI, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सभी जो है इन्वेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट जो है इसके अंदर सीधे तौर पर गवर्नमेंट या RBI काम नहीं करते हैं। इसके अंदर हमारे बिजनेस हाउसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल पब्लिक जो है वो अपना पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट। इसके इंस्ट्रूमेंट तो बोल ही दिया है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट थोड़े अलग हैं, हमने कम सुने होंगे।
ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गया, ये सब हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट आउटले, यानी कितनी अमाउंट का इन्वेस्ट कर सकते हो। कैपिटल मार्केट में कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका मन करे आप 10 रुपये के शेयर खरीद सकते हो अगर किसी कंपनी के उस रेट पर चल रहे हो तो। लेकिन मनी मार्केट में नॉर्मली इन्वेस्टमेंट आउटले बहुत बड़ा होता है। ट्रेजरी बिल कम से कम ही आपका 25,000 से कम का नहीं आता और इसके मल्टीपल में चलता है। तो इन्वेस्टमेंट आउटले मनी मार्केट में ज़्यादा रहता है, इसीलिए ज़्यादातर बड़े ट्रेडर्स जो हैं इसमें हैं। ड्यूरेशन होती है, हमने लिख ही दिया, ये 1 ईयर से कम की सिक्योरिटीज़ का पे काम कर रहा है, ये लॉन्ग टर्म। लिक्विडिटी, मनी मार्केट में लिक्विडिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत साउंड पोजीशन में हैं और 1 ईयर की ही सिक्योरिटीज़ होती हैं। सेफ्टी भी मनी मार्केट में ज़्यादा है क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो काफ़ी साउंड फाइनेंशियल पोजीशन वाले ही होते हैं, तो यहाँ पर सिक्योरिटी सेफ्टी ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, अब रिस्क भी यहाँ ज़्यादा और टाइम भी यहाँ ज़्यादा, रिटर्न भी यहीं ज़्यादा आएंगे। यहाँ पर टाइम रिस्क दोनों कम है, रिटर्न भी कम रहता है मनी मार्केट में, और इसमें रिटर्न्स जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा आएंगे। अब हम आगे कर रहे हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के, अगर हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे और इसके मेथड ऑफ फ्लोटेशन। जैसा हमने देखा कि फाइनेंशियल मार्केट की 2 टाइप हैं, मनी मार्केट, और मनी मार्केट को याद करें, मनी लिक्विड होता है, बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सिक्योरिटीज़ इसके अंदर ट्रेड और क्रिएट होती हैं जो शॉर्ट रन होती हैं। तो ये मनी मार्केट हो गई, और कैपिटल मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ क्रिएट और ट्रेड होती हैं, ये मेन डिफरेंस है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मनी मार्केट के बारे में और कुछ मेन नहीं है, मेन है इसके इंस्ट्रूमेंट, कि मनी मार्केट में किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक्सचेंज होती है, ट्रेडिंग होती है। देखिए सबसे पहला है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में बस आप 5 चीज़ें याद कीजिए। पहली चीज़ कि ट्रेजरी बिल को इशू कौन करता है। ट्रेजरी बिल को गवर्नमेंट के आदेश पर, ऑर्डर पर आरबीआई सेंट्रल बैंक हमारा इशू करता है। तो दीज आर इशूड बाय आरबीआई एट द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ट्रेजरी बिल। दूसरी चीज़ है कि ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड और प्रॉमिसरी नोट है, गवर्नमेंट की पर्सनल सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट ने कोई असेट्स मॉर्टगेज गिरवी नहीं रखी होती, तो ये पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड यानी पर्सनल सिक्योरिटी है। लेकिन हम यूँ कहें कि कोई असेट्स गिरवी रख के गवर्नमेंट ने इशू करे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद है इनका एक और नाम है ज़ीरो कूपन बॉन्ड, ये बहुत बार आता है। ज़ीरो कूपन बॉन्ड है क्या, और इसको ऐसा ज़ीरो कूपन बॉन्ड जो है हम वो कहते क्यों हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब सिंपल इतनी सी बात है कि कोई भी तरीके का इंटरेस्ट प्रॉमिस नहीं करती है सरकारें इसमें पैसा लगाने के लिए, फिर हम इसको खरीदें क्यों। गवर्नमेंट ये कह रही है आप इसको खरीदो, इसमें पैसा लगाओ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर है, इसको कौन सी कंपनी इशू कर सकती है। ट्रेजरी बिल और कमर्शियल पेपर का पहला डिफरेंस ये है कि ट्रेजरी बिल में एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, उसको इशू नहीं करती। इशू कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर सेंट्रल बैंक। कमर्शियल पेपर की जहाँ पर बात आ रही है, इसको ट्रेजरी बिल की बात करी हमने, कमर्शियल पेपर को कौन इशू कर रहा है। कमर्शियल पेपर को इशू कर रही है सिंपल एक ऐसी कंपनी जिसकी रेपुटेशन अच्छी है। तो गुड मार्केट कंडीशन वाली कंपनी जो है वही इन्वेस्ट कर सकती है। तो जब तक आपको केस स्टडी में ये ना दे रखा हो कि कंपनी इज़ एंजॉइंग गुड मार्केट स्टैंडिंग, मतलब गुड मार्केट का गुडविल है उसकी, और उसके बाद मार्केट रेपुटेशन अच्छी होने के साथ साथ उसकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग भी ठीक है, तब तक वो कमर्शियल पेपर इशू नहीं करती। इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा गया। ट्रेजरी बिल को कह रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड, और उसकी रीज़न क्या थी, इंटरेस्ट नहीं देना कोई प्रॉमिस करती है सरकार उस पर। ब्रिज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंपनी के जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा 2 डिसीज़न है, इन्वेस्टमेंट डिसीज़न है, फाइनेंसिंग डिसीज़न है। ठीक है, कई बार कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट जो है करने का पहले काम आ जाता है, तब तक उसका पैसा आईपीओ वगैरह से आना रहता है। तो कंपनी को कुछ टाइम के लिए पैसे की ज़रूरत है, या कंपनी को मार्केट में आईपीओ लेकर आना है। आईपीओ लाने से पहले खुद बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं, हमें याद है फ्लोटेशन कॉस्ट उनको कहते हैं। वो इनकर करने के लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी सारे कंपनीज़ को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। वो अरेंज करने के लिए कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग,
2 गैप्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हम इस पैसे को यूज़ करते हैं। इसको भी बिल्कुल वैसे ट्रेजरी बिल की तरीके से ही रिडम्पशन जो है इसकी पार पर होगी, इशू डिस्काउंट के ऊपर होगा, इस पर भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ प्रॉमिस नहीं होता। बस इसमें और इसमें डिफरेंस ये है, ये सेंट्रल बैंक इशू कर रहा है, ये गुड रेपुटेशन वाली कंपनी इशू कर रही है, ठीक है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड कह रहे हैं, ये हमारी ब्रिज फाइनेंसिंग हो गई। फिर आती है कॉल मनी। हम लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, जिन स्टूडेंट्स के पास उनको बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा कि बैंकिंग सिस्टम में कमर्शियल बैंक्स को एक CRR और SLR मेंटेन करनी पड़ती है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी है इकोनॉमिक्स, तो उनको भी ध्यान से समझिए कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर कुछ रिजर्व होते हैं जो कि बैंक्स को रखने ही पड़ते हैं। अब कई बार उतने रिजर्व के लिए उनके पास पैसा नहीं है, या कई बार बहुत ज़्यादा रिजर्व इकट्ठे हो जाते हैं। कॉल मनी के अंदर सिर्फ 1 to 15 डेज़ के लिए मोस्ट लिक्विड है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ करते हैं? कमर्शियल बैंक्स ही यूज़ करते हैं। कॉल मनी ऑप्शन, जैसे ये देखिए यूज़र स्पेसिफिक भी हैं कि पहला कौन यूज़ कर रहा है, दूसरा कौन यूज़ कर रहा है। कॉल मनी है कमर्शियल बैंक यूज़ करते हैं अपनी CRR और SLR रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, कि उनको 1 to ओवरनाइट पैसे की ज़रूरत रहती है, उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है हमारा कॉल मनी ऑप्शन, ठीक है। कॉल मनी ऑप्शन की टाइम पीरियड ही 1 days to 15 days है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ डिसाइड नहीं होता, मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलते रहता है ये। और इसके अंदर नॉर्मली ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है। कॉल मनी के अंदर ट्रांजैक्शन है 1 लाख करोड़ तक की यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं कि ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर काफ़ी बड़ी चलती है। तो ये हमारी जो हो गई कॉल मनी की बात आ गई। कॉल मनी ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली होता है। कौन करता है? एक कमर्शियल बैंक्स होता है कि एक बैंक के पास बहुत सारे रिजर्व हैं, वो दूसरे बैंक्स को रिजर्व जो है वो दे सकता है इस तरीके से, और जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देगा वो टाइम टू टाइम डिसाइड होते रहते हैं। तो ये हमारी हो गई, और ये कहते हैं आवर टू आवर बेसिस के लिए भी पैसा दिया जा सकता है कॉल मनी। फिर आता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये भी आपके अनसिक्योर्ड है, शॉर्ट टर्म है और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल यानी कि कोई नाम नहीं लिखा होता है, जैसे आपकी करेंसी है, इट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आप किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको रजिस्ट्री अलग से थोड़ी ना करवानी पड़ रही है। आपकी प्रॉपर्टी है, नॉन नेगोशिएबल है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा तब वो नेगोशिएट करी जाएगी। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही नॉन नेगोशिएबल होती हैं कि वो आपके नाम पर है, दूसरे को अपने नाम पर ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है, ये हमारी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ऐसे ही होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इशू कर सकते हैं। ये नॉर्मली जो होते हैं इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन या कंपनीज़ को उनकी टाइट लिक्विडिटी के समय पर जो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वही इशू कर देते हैं उन लोगों को। ये नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट के बेसिस के ऊपर क्रिएट करे जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जिस तरीके से हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा, ये तो ए ने बी के नाम पर लिखा, ये इस तरीके की चीज़ हो गई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू करके दी है, और आप इसको अपनी फर्दर ट्रांजैक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी पैसा एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करने में आपकी हेल्प हो जाएगी। फिर है कमर्शियल पेपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पूरा चैप्टर आपने अकाउंट्स में किया होगा 11th में। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, BR, BP, प्रॉमिसरी नोट, ये सब हम जो कर रहे हैं, ये हो गया कमर्शियल बिल आ गए। यहाँ पर कमर्शियल बिल्स हैं, यही हमारे BR, BP जिसको हम कह रहे हैं, प्रॉमिसरी नोट जो हम कहते हैं, ये कमर्शियल बिल हो गए। तो अपनी शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, चाहे रॉ मटेरियल खरीदना है, पेमेंट करनी है, इन सब चीज़ों के लिए ये भी यूज़ किए जा सकते हैं। कमर्शियल पेपर सिर्फ हाईली रेपुटेड कंपनी ही इशू कर सकती है, इसको कोई भी कंपनी अपने क्रेडिटर्स को इशू कर सकते हैं। तो ये अपने नॉर्मल लेन देन में यूज़ होने वाली चीज़ है। तो ये हमारे टोटल 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। समझिए, कैपिटल मार्केट में 3 ही इंस्ट्रूमेंट है मेनली। शेयर्स के 2 टाइप हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस, शेयर्स, डिबेंचर्स, और तीसरी चीज़ है बॉन्ड्स। जबकि इसके अंदर ये 5 इंस्ट्रूमेंट जो हैं हम ये देते हैं इशू होते हुए। आपको केस स्टडी में नॉर्मली देकर ये पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करना चाहिए। पहले ये देखिए कि कंपनी है या गवर्नमेंट है। अगर कंपनी है या कमर्शियल बैंक का एग्जांपल ले लो, कमर्शियल बैंक तो यूज़ ही मेनली कॉल मनी कर रहे होते हैं। फिर अलग अलग रेपुटेशन अच्छी है तो ही कमर्शियल पेपर इशू कर पाएगी, नहीं तो ये दोनों तो किसी के भी काम आ सकते हैं।
कमर्शियल बिल्स की बात हुई और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात हुई। यहाँ तक हो जाता है। अब हम करते हैं कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट, न्यू मार्केट भी कहते हैं, फ्रेश इश्यू। प्राइमरी मार्केट जिसमें कि सिक्योरिटीज जो है बिल्कुल फ्रेश सिक्योरिटीज इश्यू करी जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेड सिक्योरिटीज वो हमारी ट्रेड होती हैं, क्रिएट यहाँ होती हैं, ट्रेड यहाँ हो रही है मेनली। प्राइमरी मार्केट, अगर आज के दिन पर रिलायंस कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है, शेयर वो नए इशू करेंगी, वहाँ पर वो है वो प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इशू कर देती हैं। इसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई प्राइमरी मार्केट इन विच सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फ्रेश सिक्योरिटीज होती हैं। डायरेक्टली कंपनी के पास पैसा जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ। तो देश में कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है वो करती है प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में आपने ही अपनी कंपनी जो है वो शुरू करी और अब अपना आईपीओ लेकर आ रहे हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपको मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं। शेयर्स बेचने की कितने तरीके हो सकते हैं? पहला तो वही है, मार्केट में जैसे आप चीज़ें लो सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट कर देते हो कि कोई भी आए वो उसको खरीद ले। इसी तरीके से आप पूरी पब्लिक को इनवाइट करते हो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस के प्रोस्पेक्टस होते हैं जिसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, बिल्कुल वैसे ही प्रोस्पेक्टस बैंक जो है के पास कंपनीज के रखे मिलेंगे। उनके अपने डिसाइडेड बैंकर्स होते हैं, वहीं पर वो सेल करते हैं। तो वहाँ पर उन प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम शेयर्स में पैसा लगा सकते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, एक तरीका हो सकता है। इस मेथड से डायरेक्टली कंपनी जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दूसरा है यानी कि कंपनी ने डायरेक्टली अपने शेयर्स किसको टारगेट किए, जनरल पब्लिक को। दूसरा तरीका जो हमारा जा रहा है ऑफर फॉर सेल। ऑफर्स फॉर सेल में कंपनी डायरेक्टली जनरल पब्लिक के पास जाने के बजाय पर एक मिडलमैन को चूज करती है, जो कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हो सकता है। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स वगैरह, सॉरी ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वगैरह यही लोग होते हैं। ये आगे जनरल पब्लिक को आपके शेयर सेल आउट कर देंगे। नो डाउट आप उनको कुछ डिस्काउंट पर देते हो, ये आगे उसको जनरल पब्लिक को बेचेंगे। एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाती ही नहीं है, कंपनी सिर्फ बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उन्हीं को टारगेट करती है और उन्हीं को अपने शेयर्स बेच रही हैं। वो जनरल पब्लिक के पास जा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ढूंढते हैं, उन्हीं को अपने शेयर्स बेच रहे हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट। एक होता है राइट इशू। कंपनी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, ऑलरेडी उसके काफ़ी सारे शेयर्स मार्केट में, लेकिन कंपनी को और पैसा चाहिए। अब इसके लिए वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन देती है कि अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस से, डिविडेंड से, इन सब चीज़ों से खुश हैं तो वो और पैसा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे कि 4:1 में दे दिए राइट इशू शेयर कि जिसके पास, मेरे पास एक कंपनी के 400 शेयर हैं, इसका मतलब मैं 100 शेयर के लिए और अप्लाई कर सकती हूँ। कंपनी नए इन्वेस्टर्स को नहीं बुला रही है, सिर्फ राइट इश्यूज़ में उन लोगों को खरीदने का मौका देती है जिनके पास ऑलरेडी हैं। ये राइट इश्यूज़ हो गए। ई-आईपीओ, हमने ईमेल सुना, ठीक है, ई बैंकिंग सुना, यही ई कॉमर्स सुना, ऐसे ही है ई-आईपीओ। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने शेयर मार्केट में आईपीओ लेकर आ रहे हो, स्टॉक एक्सचेंज की मदद से आप वहाँ पर एक रजिस्टर्ड जो है अपना ब्रोकर लगा देते हो और इंटरनेट की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली स्टॉक एक्सचेंज पर डायरेक्टली आप अपना आईपीओ लेकर आते हो। आप कोई प्रोस्पेक्टस नहीं, मिडलमैन नहीं, किस कुछ कर रहे हो, सीधा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आईपीओ लेकर आते हो। ये हमारा हो गया आईपीओ। तो ये 5 मेथड हो गए फ्रेश कैपिटल रेज करने के लिए। इसके बाद सेकेंडरी मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को ट्रेड होना है। यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं प्राइमरी मार्केट में, शेयर इशू हो चुके। अब के दिन जो शेयर मार्केट है हमारी वो किस में काम कर रही है, जो चीज़ें बन चुकी हैं उसी में ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग की शॉप देखिए आप अपनी, याद करिए, वहाँ पर वो चीज़ें बिक रही हैं जो बन पहले चुकी हैं। ऐसा ही कुछ शेयर मार्केट है,
वहाँ पर शेयर ट्रेड हो रहा है, बन नहीं रहे हैं, बिक रहे हैं, ट्रेडिंग हो रही है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो टॉपिक रह गया है मेनली वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर। अगर हमें शेयर्स खरीदने हैं तो क्या कुछ प्रोसीजर होती है, समझिए इस चीज़ को। आपने देखा होगा शेयर मार्केट अच्छे रिटर्न्स देती है रियल एस्टेट से, गोल्ड से। तो अगर हम करें कि हमें इन्वेस्ट करना है तो व्हाट विल बी द ट्रेडिंग प्रोसीजर, ठीक है, टू वर्क इन शेयर मार्केट। तो सबसे पहले यू हैव टू सिलेक्ट ए ब्रोकर। ये ऐसी मार्केट है जैसे गुड्स की मार्केट में आप डायरेक्टली जाकर चीज़ें खरीद कर लेकर आ सकते हो, लेकिन शेयर मार्केट में आपको टाटा मोटर्स का शेयर चाहिए, इन्फोसिस का चाहिए, या कोई और शेयर आपने खरीदना है, ठीक है, HDFC बैंक वगैरह सब तरीके के शेयर्स हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको किसी एक कंपनी का शेयर खरीदना है, सबसे पहली चीज़ आप उसको डायरेक्टली नहीं खरीद सकते हो। शेयर मार्केट में डायरेक्टली जनरल पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर चूज करना पड़ेगा जो कि आपका एक रजिस्टर्ड मेंबर होता है स्टॉक एक्सचेंज का। सबसे पहले हम ब्रोकरेज हाउस, जो कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होगा, उसको चूज करते हैं जो हमारे लिए ट्रेडिंग करेगा, और वो सीधा सीधा रजिस्टर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज पर। तो यूँ मान लीजिए एक ऐसा शॉपिंग मॉल है जिसमें आपको बाहर जो हैं लोग उनको ऑर्डर लिखवाने हैं और वो आपके लिए जाकर ऑर्डर लेकर आने वाले हैं, आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हो वहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा मान लीजिए। तो आपको पहले ब्रोकर चूज करना है। ब्रोकर जो है वो रजिस्टर्ड होगा सही से और स्टॉक एक्सचेंज से। उसके बाद है ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट। जैसे आपको बैंक के साथ ट्रांजैक्शन अगर करनी है, पैसे जमा करवाने हैं, अकाउंट से निकलवाने हैं, चेक देने हैं, लेने हैं, तो आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेम मैनर में आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है, वो आपका ब्रोकर आपको खुलवा कर देगा डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी का काम हमारे देश में दो ही करते हैं, CDSL और NSDL। तो ये हम डायरेक्टली इनके कनेक्शन में नहीं होते हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी जो है सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, और आपका एक NSDL आता है। अब यहाँ पर जो आती हैं, यहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट आपके लिए तो आपका ब्रोकर ही ओपन करवा देगा। डीमैट अकाउंट के ऊपर सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया कि डीमैट अकाउंट के लिए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन हमें क्या देनी है। देखिए KYC फॉर्म, नो योर कस्टमर में इन्फॉर्मेशन बहुत सारी हैं, आपके नाम, प्रोफेशन, इनकम, एड्रेस, सब कुछ चीज़ें हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है वो होती है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बिना आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं हो सकता। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया, ब्रोकर ने करा दिया। उसके बाद बस ये होता है आपको ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर में आपको जो भी कंपनी है उसके कितने शेयर चाहिए, आपको डायरेक्टली कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, किस प्राइसेस पर आप खरीदना चाहते हो, बिड प्राइस है या मार्केट प्राइस पर ही लेना है, कितनी क्वांटिटी में, वो सब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो। ऑर्डर जैसे ही प्लेस करते हो वैसे ही आपका ब्रोकर जो है उसकी जानकारी सिस्टम में डाल देता है और ऑर्डर मैच होना शुरू हो जाता है। आप खरीदना चाहते हो, सेम टाइम पर कोई बेचने के लिए भी तैयार होगा, तभी तो ट्रांजैक्शन होगी, ये मैचिंग होती है। उसके बाद जैसे ही आपका ऑर्डर जो है वो पूरी मैचिंग का काम है वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि सेल करना चाहते हो या बाय करना चाहते हो वो सब हो जाएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। फिर होती है डिलीवरी की बात कि आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, पैसे जाने होंगे, वो चले जाएंगे। ये हमारी होती है पूरी ट्रेडिंग प्रोसीजर। अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक रहता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बारे में। ये हमारा हो गया। इसमें जो मेन 3 क्वेश्चंस हैं, मनी मार्केट के बारे में मेन क्वेश्चन है उसके इंस्ट्रूमेंट, प्राइमरी मार्केट में है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, और सेकेंडरी मार्केट के बारे में जो मेन क्वेश्चन है वो उसकी ट्रेडिंग प्रोसीजर है। और इनके डिफरेंस हो जाते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ हो गई, इसमें पैसा डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, पैसा जो है इन्वेस्टर से सीधा कंपनी की तरफ जा रहा है। यहाँ पर 2 इन्वेस्टर्स के बीच में ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर ब्रोकर की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, यहाँ ब्रोकर की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अब आगे करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लास्ट टॉपिक हमारी फाइनेंशियल मार्केट का रहेगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखिए, हर एक सेक्टर का एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। जैसे बैंकिंग सिस्टम के काम ऊपर है RBI है, ठीक है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं उनके ऊपर है NABARD, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारी पूरी फाइनेंशियल मार्केट है, मेनली शेयर मार्केट्स वगैरह है, प्राइमरी मार्केट के जो काम हो रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया एक तरीके से, इसके ऊपर जो काम रेगुलेटरी बॉडी है वो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मेनली सिक्योरिटीज़ को
तो ठीक है, जो पूरा का पूरा ट्रेड करने का, क्रिएट करने का जितना भी सारा काम है, उसके ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। 12 अप्रैल 1988 को ये इस्टेब्लिश किया गया और जनवरी 92 को, ठीक है, इसको एक पूरी तरीके से स्टैचुटरी बॉडी, यानी इसका अपना एक वैधानिक अस्तित्व है, लीगल अपनी अथॉरिटी है, इसको लीगल स्टेटस मिल गया 92 ओनवर्ड्स, और सही जैसे पूरी अथॉरिटी से काम करना शुरू करती है सेबी 92 ओनवर्ड्स। पहली चीज़ है पर्पस और रोल ऑफ सेबी। सेबी का मेनली पर्पस था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप अपने पूरी पुलिस सिस्टम का काम लगा लीजिए, शहर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम रहेगा, बिल्कुल सिक्योरिटी एंड मतलब पुलिस ये इंश्योर करेगी कि जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो हाउस होल्ड हैं या फिर जो शॉपकीपर हैं, बिजनेसमैन हैं, सभी लोग अपना काम ईमानदारी से करें, ठीक तरीके से करें। बिल्कुल वैसे ही पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी जो होता है वो 3 लोगों की तरफ है। एक तो है हमारा इश्यूअर, दूसरी तरफ जो है इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है, और तीसरी तरफ है इंटरमीडिएरीज। 3 पार्टीज होंगी। मान लीजिए मेरे को शेयर्स खरीदने हैं और मैंने इन्फोसिस कंपनी के शेयर खरीदे, इन्फोसिस कंपनी के या रिलायंस ने शेयर इशू किया और मैंने उसमें पैसा लगाया। अब जिसने शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करी वो इशूअर, मैंने शेयर्स के लिए पैसा लगाया इन्वेस्टर, इंटरमीडिएरीज जो ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह हैं ये इंटरमीडिएरीज। इन तीनों को अपना काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से फ्रीडम मिले, ट्रांसपेरेंसी मिले और एक फेयर एनवायरनमेंट मिले, यही इंश्योर करना था सेबी को। ईश्योर को एक ऐसी मार्केट मिले जो कंपटीशन जिसके अंदर हेल्दी हो, किसी भी तरीके का अनहेल्दी कंपटीशन जो है वो नहीं है, एक ऐसी मार्केट प्लेस जहाँ पर वो आसानी से फंड्स को ईजिली, फेयरली, कॉम्पिटिटिवली अपने फंड्स को रेज कर सके। इश्यूअर इन्वेस्टर को चाहिए एक ऐसा सिस्टम कि जितनी भी मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको सही टाइम पर और सही जानकारी मिले और किसी भी तरीके का फ्रॉड ना होता हो। तीसरी चीज़ है इंटरमीडिएरीज को भी एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पर पूरी प्रोफेशनल और कॉम्पिटिटिव नेचर की सर्विसेज दी जा सकती हैं। तो ये 3 तरीके से एक एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ये तीनों पार्टीज़ को मिले जो वो रिक्वायरमेंट है, यही पर देखने का काम सेबी का है। ऑब्जेक्टिव सेबी के क्या थे, मेनली देखिए 80s में क्या हुआ, शेयर मार्केट्स का काम बढ़ना शुरू हुआ, बहुत सारी जनरल लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू हुआ। सेम टाइम पर जहाँ पैसा ज़्यादा आ रहा होता है, फ्रॉड के चांसेस भी वहीं ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े शेयर मार्केट में स्कैम हुए, तब ये गवर्नमेंट को समझ में आया, मिनिस्ट्री को समझ में आया कि हम इस मार्केट को लॉन्ग रन में बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब तक हम अपने इन्वेस्टर्स को, अपने जो भी इश्यूअर हैं उनको सिक्योर नहीं करा पाएंगे, मार्केट नहीं सर्वाइव करेगी। उस मार्केट में कितने ही दिन काम ज़्यादा बढ़ेगा जहाँ पर आपका कस्टमर सेफ नहीं फील कर रहा, जहाँ शॉपकीपर सेफ फील नहीं कर रहा, तो काम नहीं बढ़ेगा। वही चीज़ थी, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना, जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बनाना, उनको इन्फोर्स कराना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, स्मूथ एंड सिक्योर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको इंश्योर करना, कोड ऑफ कंडक्ट बनाना सभी के लिए और उसको रेगुलेशन के लिए और वो फॉलो कराना। अब जो मेन इसमें क्वेश्चन है वो है फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के जो, अब ये ज़्यादातर बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इन फंक्शन पर ये आता है कि कौन से फंक्शन में क्या करती है। 3 काम करती है सेबी मेनली। रेगुलेटरी यानी कि रूल्स बनाने वाली संस्था के तौर पर वो रजिस्ट्रेशन करती है सभी स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस का, जिसके बाद है जितनी भी वेंचर फंड्स या जो भी हमारे कलेक्टिव फंड्स एजेंसीज होती हैं उनके रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, उनका रजिस्ट्रेशन, तो 2 का रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारे स्टॉक मार्केट ब्रोकर, सब ब्रोकर रजिस्ट्रेशन करती है। उसके बाद जितनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट एजेंसीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती है। रेगुलेशन रखती है, नज़र रखती है किसके ऊपर, काम के ऊपर, जो भी स्टॉक एक्सचेंज के काम होते हैं, ब्रोकर्स के, सब ब्रोकर्स के, ये जितना भी ट्रांजैक्शन है इसको रेगुलेट रखने का काम करती है।
रेगुलेशन करती है कंपनी की जो टेक ओवर बिड्स होती है कि एक कंपनी दूसरे को ओवरटेक कर रही है तो किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही होती है। इन्फॉर्मेशन स्मूथली चले, फीस और चार्जेस क्या कुछ होने चाहिए ट्रांजैक्शन के, ये सब डिसाइड करने का काम होता है। उसके बाद होती है जितने भी हमारे यहाँ पर इस लॉ को हम कहते हैं कि आता था इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंगली काम चल रहा है नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी काम दिए हैं उनको करवाने की जिम्मेदारी जो है वो होगी रेगुलेटरी में। इसके बाद आती है डेवलपिंग फंक्शन। तो रेगुलेशन में एक चीज़ ये समझ लीजिए कि पूरी स्टॉक मार्केट के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए, उसमें काम करने वालों के लिए रूल्स बनाने की काम, उनके रजिस्टर्ड करने की जिम्मेदारी सेबी की है। उसके बाद है डेवलपिंग। किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए सब में से ज़रूरी है कि उसमें काम करने वाले लोगों को ट्रेन किया जाए। तो ट्रेनिंग ऑफ जो भी इंटरमीडिएरीज हैं उसकी जिम्मेदारी सेबी लेती है, टाइम टाइम पर उनकी ट्रेनिंग कराती है। बहुत सारा मटेरियल जो है पब्लिश करवाती है स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग के बारे में, ताकि लोग ज़्यादा अवेयर हो। आपके सिलेबस में सेबी पढ़ाया जा रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, कॉमर्स के एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा आगे। ये सब भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के सेबी के इनिशिएटिव हो सकते हैं कि लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी तो वो कल इन्वेस्टर बनेंगे। तो ये काम हो गया। और तीसरी चीज़ होती है अलग अलग टाइम पर रिसर्च एंड रिसर्च वर्क जो है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क कराना स्टॉक मार्केट के बारे में। न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते रहते हैं कि कहाँ पर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। ये आ गया सारा डेवलपिंग में। लास्ट होता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्शन किसको करना है, मेनली जिम्मेदारी किसी भी प्रोटेक्टिव अथॉरिटी की तरह आती है, वो वीकर सेक्शन की आती है। पुलिस को सुरक्षा किसको देनी है, आम नागरिक को। जो अमीर है वो तो अपनी सुरक्षा शायद खुद भी अरेंजमेंट कर सकता है। तो प्रोटेक्टिव फंक्शन के अंदर क्या करना है, उसको ये इंश्योर करना है किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट और माल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई भी रॉन्ग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो। जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट है या प्रमोटर्स हैं, उनके पास कंपनी की बहुत सारी इंटरनल जानकारियां हैं, वो उनको यूज़ करके सिर्फ अपने रिटर्न्स ना बढ़ाए और अपने शेयर्स को टाइम पर खरीद या बेच ना ले जब तक इन्फॉर्मेशन मार्केट में पूरी आती भी नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग, प्राइस रिगिंग होता है, प्राइजेस के शेयर के प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे लेकर जाने वाली बात होती है। तो इस तरीके से एक लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करना इन सब चीज़ों को ठीक रखने के लिए, ये सारे काम जो करते हैं प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए जितने भी काम किए जा सकते हैं इन्वेस्टर्स के, वो सब आ रहा है आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन में। तो 3 काम करने हैं, रेगुलेटरी, डेवलपिंग और प्रोटेक्टिव। आपको जितना भी काम है उसको विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन रखना है, लगातार काम बढ़ता रहे, इसके लिए ट्रेनिंग, रिसर्च वर्क, पब्लिशिंग वगैरह पर ध्यान देना है। और इंटरेस्ट जितने भी लोगों के हैं, मेनली जनरल पब्लिक है, उनको सेफ गार्ड करने के लिए काम करते हैं। तो ये हुई हमारी पूरी फाइनेंशियल मार्केट, और इसका ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा सेबी, और उसमें भी इसके फंक्शन। चलिए अब करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडीज़। फर्स्ट केस स्टडी है हमारी, मैं क्वेश्चन ही पहले पढ़ रही हूँ। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मार्केट थ्रू विच कंपनी डिसाइडेड टू रेज फंड। मार्केट के टाइप हमने पढ़े हैं, 2 ही हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म होगी तो मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म देखते हैं केस स्टडी में। इन्वेस्टर इन जनरल कंसिडर्ड इंक्रीज इन डिविडेंड एज गुड न्यूज़। ठीक है, डिविडेंड को अच्छा मान ही रहे हैं, एंड स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स पॉजिटिवली टू इट। ऑन द अदर हैंड द कंपनीज एक्ट प्लेसेस सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन पे आउट एज डिविडेंड। तो वो पे आउट्स के ऊपर कंपनीज की एक्ट की भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन द मैनेजमेंट ऑफ क्रॉम्पटन लिमिटेड डिसाइडेड टू रेज फंड थ्रू ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल्स एटसेट्रा। तो ये किस में होता है, ये तो इंस्ट्रूमेंट ही मनी मार्केट के हैं, तो सिंपल आंसर है मनी मार्केट। उसके बाद इसकी कोई 2 फीचर बतानी है, इट्स 2 फीचर्स। तो कोई भी 2 फीचर्स आप बता सकते हो कि इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, नाम उनके क्या क्या हैं, शॉर्ट टर्म हैं, ब्रोकर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन रहेंगे इसके अंदर, लिक्विडिटी हाई होती है, ड्यूरेशन क्या रहती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस स्टडी है, उसमें है गिवन बिलो द 2 सिचुएशंस। ठीक है, पहली है एक कमर्शियल बैंक रिक्वायर्स। अब यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी सिचुएशन में हम कौन सी तरीके की सिक्योरिटी सही जाएगी। 2 सिचुएशन दी है। कंपनी, एक कमर्शियल बैंक रिक्वायर्स फंड्स टू रेज
फंड्स टू मेंटेन CRR, कमर्शियल बैंक को फंड्स चाहिए CRR मेंटेन करने के लिए। और एक दूसरा है कंपनी रिक्वायर फंड्स फॉर लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट लाइन। पहली चीज़ है कमर्शियल बैंक को जो चाहिए उसमें कौन सी मार्केट काम करेगी, मनी मार्केट, कॉल मनी ऑप्शन जाएगा। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर नए मार्केट प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अब थोड़े टाइम के लिए पैसा तो नहीं चाहिए, शॉर्ट रन के लिए पैसा चाहिए, तो वहाँ कैपिटल मार्केट जो है वो काम करेगी। इसके बाद इन दोनों में डिफरेंस बताने हैं, तो एक तो ड्यूरेशन का ही हो गया, पार्टिसिपेंट्स का हो सकता है, सिक्योरिटी कौन कौन सी इशू करी जाती है उसका हो सकता है। थर्ड केस स्टडी है, थर्ड केस स्टडी में है क्वेश्चन है नेम द सेपरेट बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेन इट वाज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म बाय इट। 3 फंक्शन थे, रेगुलेटरी, डेवलपिंग और प्रोटेक्टिव, हमें सिर्फ रेगुलेटरी बताना है। तो केस स्टडी कहती है फ्यू ईयर्स अगो देयर वर मैनी माल प्रैक्टिसेस एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक प्राइस रिगिंग, ऑल दीज हैड इरोडेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड मल्टीप्लाइड देयर ग्रीवियंसेस। टू ओवरकम दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेट अप सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी फॉर दिस पर्पज। ये बॉडी का नाम क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुई 12 अप्रैल 1988 को और जिसने जनवरी 92 को अपना काम करना सही तरीके से शुरू किया एक स्टैचुटरी बॉडी के तौर पर, फुल ऑन अथॉरिटी पर। ठीक है, उसके बाद है इसके रेगुलेटरी फंक्शंस जो हैं वो हमारे कौन से रहेंगे। रेगुलेटरी में वही आया था, रजिस्ट्रेशन किया था स्टॉक एक्सचेंजेस का, ब्रोकर सब ब्रोकर्स का, इन्वेस्टमेंट जो एजेंसीज थी कलेक्टिव उनका रजिस्ट्रेशन किया था, रेगुलेशंस बनाए थे ट्रेडिंग के लिए, ये सारे काम जो है रेगुलेशन में आए। फोर्थ केस स्टडी करते हैं। फोर्थ केस स्टडी है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है एंड ऑल्सो गिव टू रीजन टू सुप्रिया वाई डीलिंग विद शेयर इन फिजिकल फॉर्म हैड बीन स्टॉप्ड। ये कंसेप्ट है जो हमने कम करी नहीं, डीमेटरलाइजेशन और डिपॉजिटरी। डीमेटरलाइजेशन क्या होता है, पहले फिजिकल फॉर्म में शेयर्स जो होते थे वो ट्रेड होते थे, लेकिन ओवर द टाइम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होनी शुरू हुई, नकली शेयर्स मार्केट में, सर्टिफिकेट्स आ गए, गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को ही हटा दिया। जैसे करेंसी की जगह डिजिटल करेंसी आ गई, वैसे ही शेयर्स में ये सोच लीजिए शेयर्स को अब डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, ठीक है, वो पूरी की प्रोसेस जो हार्ड कॉपी थी शेयर्स की उनको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने की प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शेयर्स, डिवेंचर्स जो सिक्योरिटीज थी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, वो प्रोसेस ही डीमेटरलाइजेशन है। अब यहाँ पर केस स्टडी क्या कह रही है, सुप्रियाज ग्रैंडफादर हु वाज अनवेल कॉल्ड हर एंड गेव हर ए गिफ्ट पैकेट. Supriya opened the packet and saw many crumpled share certificate inside. Her grandmother told that they had been left behind by her late grandfather. तो उनकी ग्रैंडमदर ने बताया या उनके ग्रैंडफादर ने उनके लिए छोड़े हैं. As no trading is now done in physical form, Supriya wants to know by adopting which she is in a position to deal with securities. तो अब उसको क्या करना पड़ेगा. पहली चीज़ बता रहे हैं कि वो प्रोसेस जो है पूरी क्या रहेगी. तो प्रोसेस तो हमने एक ही पढ़ी है इसमें, वो पूरी कैपिटल मार्केट की कि उसको सबसे पहले एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उसका डिमेट अकाउंट खुलेगा डिपॉजिटरी के पास, उसके बाद होता है उसको फिजिकल सर्टिफिकेट्स जो देने हैं वहाँ पर देने हैं, डिमेटलाइजेशन की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी. उसके बाद है सिक्योरिटीज़ में डीलिंग जो है वो सिक्योरिटी शुरू हो सकती है. अब ये डीलिंग जो है वो सिक्योरिटीज़ की क्यों रोक दी गई, क्योंकि तब जो थे शेयर्स के फ्रॉड के जो चांसेस थे, थेफ्ट के थे, ये सब केसेस फोर्जरी के बढ़ रहे थे. तो इसलिए ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो है इसको डीमेटलाइजेशन कर दिया गया. फिफ्थ केस स्टडी है. फर्स्ट क्वेश्चन इसका कहते हैं ऑफर द एंटायर न्यू इश्यूज टू LIC, इशू शेयर्स टू पब्लिक वाया इशू हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर. फर्स्ट आस्क एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू अप्लाई फॉर. देखिए एग्जिस्टिंग वर्ड जो इस पूरे चैप्टर में दो जगह मेनली आता है. एक तो है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, वो तो ट्रेड होते हैं कैपिटल मार्केट में. एक आता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की बात आती है, राइट इश्यूज़ की बात आती है. प्रदीप इंडस्ट्रीज प्लानिंग टू इशू इक्विटी शेयर टू रेज फंड्स वर्थ 1 लाख करोड़ for its expansion and growth. The company has 4 directors and each director is suggesting different method for the new issue. Name the market through which directors will offer. If the director, सबसे पहले ऑफर द एंटायर न्यू इशू टू LIC. LIC क्या है, एक बिग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. आप जनरल पब्लिक को टारगेट करने की बजाय पर डायरेक्टली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शेयर बेच रहे हो, ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट.
इशू शेयर्स टू पब्लिक वाया इशू हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकर, ऑफर फॉर सेल आ गया। उसके बाद है फर्स्ट आस्क एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हो, राइट इशू वाली बात आ जाती है। सिक्स्थ केस स्टडी है, सिक्स्थ केस स्टडी का क्वेश्चन कहते हैं कि यहाँ पर है एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग। बैंक बोरोइंग के अल्टरनेटिव बताने हैं जो वो इस क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कौन से होते हैं। ठीक है, पहले केस स्टडी है सकीब लिमिटेड इज़ ए लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। क्रेडिट वर्दी, गुड रेपुटेशन, हाईली रेपुटेड कंपनी, जब ये वर्ड आ रहे हैं तो एक चीज़ तो मार्क कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंट का नाम मोस्ट प्रोबेबली कमर्शियल पेपर ही आएगा अगर है पूछा गया तो। क्रेडिट वर्दी कंपनी ऑपरेटिंग इन द कश्मीर वैली। इट इज़ एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डीलिंग इन एक्सक्लूसिव एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। द फ्लड इन द वैली हैव क्रिएटेड मैनी प्रॉब्लम्स फॉर द कंपनी। मैनी क्राफ्ट्समैन एंड वर्कर have been dislocated and raw material has been destroyed. The firm is therefore unable to get an uninterrupted supply of raw material and the duration of the production cycle has also increased. To add to the problem of the organization, the supplier of raw material who were earlier selling on credit are asking for the company. तो देखिए केस स्टडी क्या बन रही है कि वहाँ पर जो उनका काम है उनकी सही रेपुटेशन थी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर कुछ फ्लड वगैरह हुआ उसकी वजह से बहुत सारे वर्कर क्राफ्ट्समैन अपनी जगह से चले गई, जिससे उनकी प्रोडक्शन साइकिल बढ़ गई। सप्लायर्स जो हैं उन्होंने भी क्रेडिट टर्म्स जो हैं अपनी अच्छी नहीं रखी, तो वो क्रेडिट पे बेच रहे थे, उन्होंने एडवांस मांगना शुरू कर दिया। द कंपनी इज फेसिंग ए लिक्विडिटी क्राइसिस। द CEO ऑफ कंपनी फील्स दैट टेकिंग ए बैंक लोन इज ओनली ऑप्शन फॉर द विद द बैंक टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म शॉर्टेज ऑफ कैश। एज ए फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी नेम एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव। तो उसको लगता है कि सिर्फ एक ही तरीका बचा है अब पैसा लेने का, बैंक लोन, लेकिन आप उनको बता सकते हो शॉर्ट टर्म की बात है तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ और कौन सी उठा सकते हैं। सिंपल जाएगी, कमर्शियल पेपर है। कमर्शियल पेपर किसको अवेलेबल होता है? एक हाईली रेपुटेड कंपनी को, अपनी अगर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए आ रहा है ना, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा उनको क्रेडिट पर, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, एडवांस में पैसा देना पड़ रहा है, तो यहाँ पर कमर्शियल पेपर आएगा। 7th केस स्टडी है। क्वेश्चन है नेम एंड एक्सप्लेन द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी कैन यूज फॉर द अबव पर्पज। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से दिमाग में आना चाहिए। व्हाट इज द ड्यूरेशन फॉर विच कंपनी कैन गेट फंड्स थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट। ड्यूरेशन क्या रहेगी और कोई और पर्पज बताइए जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है। तो देखिए केस स्टडी में है जायरा लिमिटेड इज ए लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी। लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी हो गई, हो गया कमर्शियल पेपर यहीं पर फिक्स। Air conditioning buses for the Indian market. It now wants to export these buses to other countries and decided to invest in new high-tech machines. Since the investment is large, it requires long-term finance. It decided to raise fund by issuing equity share. The issue of equity share involved huge flotation cost. To meet the expense of flotation cost, the company decided to tap the money market. देखिए इनको बसेस वगैरह खरीदने के लिए पैसे इन्होंने सोच लिया अपने शेयर मार्केट से लाएंगे, लेकिन शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करने से पहले खुद के जो खर्चे हैं उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो वहाँ पर फिर से क्योंकि क्रेडिट वर्दी नाम आ गया था, शॉर्ट टर्म के लिए था, तो कौन सा जाएगा? कमर्शियल पेपर। ड्यूरेशन क्या रहती है इसकी? 15 days to 1 year। और इसको कैसे यूज़ कर सकते हो? सीजनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट वगैरह है, इसके लिए भी यूज़ की जा सकती है। 8th केस स्टडी है। सबसे पहले है क्वेश्चन सी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है आइडेंटिफाई द माल प्रैक्टिसेस हाईलाइटेड इन अबव केस। मेनली जो माल प्रैक्टिसेस होती हैं वो है किस चीज़ की? वो हमारी है इनसाइडर ट्रेडिंग है, इंटरनल इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो विदाउट गेटिंग दैम इन डिस्काउंट इनटू मार्केट, या हमारी इस तरीके से होते हैं प्राइस रिगिंग, जब बहुत बड़े इन्वेस्टर शेयर्स के प्राइसेस अपनी मनमानी डायरेक्शन में बढ़वा रहे होते हैं। देखते हैं अब इसमें किसकी बात आती है। तो 9th केस स्टडी है। The Securities and Exchange Board of India has charged A. Villan, chairman of Murugappa Group, one of the India's leading business conglomerate, and directed the individual and entitled to surrender unlawful gains along with interest, a total amount of rupees 2.15 crores. The regulator alleged that Villan had passed an unpublished price sensitive information pertaining to the acquisition of Severo Organic Gujarat by Group entirely. Coromandel
international to some individuals who traded in the shares of Savara on the basis of that information. देखिए, आप अगर प्रमोटर की पोस्ट पर थे या किसी भी बड़ी पोस्ट पर है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को सब शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को जानकारी एक साथ देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी को पहले दे दिया और उसके बेसिस पर उन्होंने फ़ायदा कमाया। ये एग्जाम्पल होता है कौन सी माल प्रैक्टिसेस होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग। इसके बाद है 10th केस स्टडी करना है, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हाईलाइटेड इन द अबव केस। फंक्शंस हमने पढ़े थे 3 ही हैं, अब ये देखते हैं फंक्शंस कौन सी बताती है, नहीं सॉरी फंक्शंस फाइनेंशियल मार्केट के जो हमारे रहेंगे, सेबी के नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो प्राइस डिस्कवरी हमने शुरू में किए थे 5 फंक्शंस। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट सिक्योरिटीज एवरी डे एंड सप्लाइज रेगुलर information on their prices and sales volume to press and other media. In fact, nowadays you can get information about minute to minute movement in price of selected shares on TV channels like CNBC, Zee News, NDTV and Headlines Today. This enable the investor in taking quick decision on purchase and sale of security in which they are interested. Not only that, such information help in ascertaining the trends in price and worth of their holding. This enable them to seek bank loan if required. Identify the functions. जो कौन से फंक्शंस जो है उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहले फंक्शन की बात तो कर रहे हैं, प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करते हैं कि प्राइस क्या है, उसके बेसिस पर आप शेयर को प्लेज करके मॉर्टगेज करके आप लोन भी ले सकते हो। और कौन कौन से फंक्शंस जो है हमारी शेयर मार्केट हमारे लिए करती है। सबसे पहले लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, मोबिलाइज करा हमारी सिक्योरिटी को, इक्विटी कल्ट बढ़ाने वाली बात हो गई, स्पेकुलेशन का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, ये सब इसके फंक्शंस के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद है 11th है केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द मार्केट एंड 2 फंक्शंस ऑफ द मार्केट, और ये हमारी लास्ट केस स्टडी है। चलिए 2 और करते हैं। 11th केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द मार्केट। इन सेकेंड 5-year प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द मेन फोकस, बट द मेजर प्रॉब्लम वॉज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हाउस होल्ड यूज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड and property only. Government had to take initiative for establishing infrastructure and other basic industries. With pace of economic development, small savings were prompted by establishing an organized market. This market is regulated by SEBI and has attributed a lot in economic development. ये मार्केट कौन सी थी? स्टॉक मार्केट है। और इसके फंक्शंस क्या रहेंगे? वही है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया, लिक्विडिटी प्रोवाइड करी, स्पेकुलेशन हो गया, इक्विटी कल्ट हो गया, ट्रांजैक्शन की सेफ्टी इंक्रीज हुई। 12th केस स्टडी आती है, नेम द अकाउंट विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी ओपन टू डील इन शेयर्स। अकाउंट का नाम बताना है, विद होम विल ही हैव टू ओपन द अकाउंट। अकाउंट ओपन किसके साथ होगा? 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बताने हैं। तो यहाँ पर है, राजन हैज़ मिसप्लेस्ड हिज नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट वाइल शिफ्टिंग हिज हाउस। After a long time, he was able to trace his share certificate. Now he was facing problem in selling them off. He shared the problem with one of his relative, who told him that he would now have to get his shares converted into electronic form and put in an account. उस account का नाम क्या होगा? डीमैट account. किसके साथ ये अकाउंट ओपन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। 2 इंस्टीट्यूशन कौन से हैं? NSDL और CDSL। 13 है केस स्टडी, लास्ट केस स्टडी है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ माल प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय चारू। नेम द अथॉरिटी विच रेगुलेट सच बिहेवियर। ठीक है, अथॉरिटी तो सेबी ही है। अब देखते हैं माल प्रैक्टिसेस क्या है। चारू इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रकाश लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद डायरेक्टर शी केम टू नो दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर, दिस ईयर कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर हैंडसम डिविडेंड ऑफर। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट विद सच न्यूज becomes public, then the share market jumps up. Considering it, चारू परचेज लार्ज नंबर ऑफ कंपनी शेयर। तो उसने सीए को इन्फॉर्मेशन पता थी, उसने ये इन्फॉर्मेशन मार्केट में दिए बिना खुद ही ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। तो सिंपल है, इनसाइडर ट्रेडिंग का अच्छा एग्जांपल हो गया। तो ये हमारी केस स्टडीज़ हुई फाइनेंशियल मार्केट की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।